हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिकल रिएक्शन के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, तो उस चेंजेस को हम रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ तो आपके अंदर का आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, जो परिवर्तन हुआ, बायोकेमिकल रिएक्शंस, न्यूरॉन चेंजेस बॉडी में हुआ, आपके दिमाग में हुआ, तो ये जो परिवर्तन हुआ इसको रिएक्शन बोलते हैं। तीन तरीके से परिवर्तन हो सकता है। आपने देखा होगा, अगर आप आइस को लिए हो, आइस को ओपन में आप रख दीजिए, वो वाटर के फॉर्म में हो जाता है। यानी कि आपका आइस ही मालिक्यूल से H2O ही है, लेकिन उसका अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसको हम फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। आपने आटा गूथा और उसको रोटी बना दिया, नया फॉर्म आ गया, मालिक्यूलर चेंजेस हो गए, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और अगर नया न्यूक्लियाई बनता है, न्यूक्लियर रिएक्शन उसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज ये रही। यहाँ पे इस वीडियो में हम केवल ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि हम अगर लेबोरेटरी में आप काम किए होंगे या वैसे आप कभी रिएक्शन कर समझ भी रहे होंगे, तो आपको एक चीजें हमेशा दिमाग में आती रही होंगी एलिमेंट्री स्टेज पर, कि ऐसा क्या होता है कि एक प्रकार का रिएक्शन, एक प्रकार का मालिक्यूल रिएक्शन करता है, फिर कुछ दूसरे के साथ नहीं करता है। तो इसके लिए ऐसा है कि हम दिन भर में हजारों लोगों के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ हम इंटरेक्शन हमारा होता है, हमसे मिलते जुलते हैं। उसमें से कुछ के साथ हमारी बहुत ही गहरी दोस्ती होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे तो हमारी मुलाकात होती, जान पहचान ही होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलते हैं लेकिन अजनबी की तरह हमारा बिहेवियर होता है। यानी ये डिपेंड करता है हमारे नेचर पर, सामने वाले के नेचर पर, और किस कंडीशन में हमारी मुलाकात हुई है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं हमारी जान पहचान के लिए। वैसे ही केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के लिए होता है कि पहला होता है, हम ये समझेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम केमिकल स्ट्रक्चर, और दूसरा उसका रिएक्टिविटी यानी नेचर। तो केमिकल स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के आधार पर हमें समझ सकते हैं आसानी से कि वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हो कि सोडियम पानी के प्रेजेंस में जो बहुत खतरनाक तरीके से उसकी रिएक्टिविटी होती है, लेकिन उसको आप पैराफिन, सिलिकॉन ऑयल, इन सब में आप रखते हो तो इनएक्टिव होती हैं। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती, पहला सोडियम के स्ट्रक्चर को आप समझेंगे, उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स को समझेंगे, वाटर के साथ क्या कंडीशन, क्या चीजें हो सकती हैं। इन सारी चीजों को समझने के बाद आप उसके रिएक्शन को समझ सकते हो। जैसे आप बेंजोइक एसिड और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको आप देखेंगे तो वो सॉल्ट फॉर्म में क्यों होते हैं। आप यहाँ पे एसिटिक एसिड को छोड़ दिया जाए तो वो भी आपको उसके स्ट्रक्चर के बेस पर आपको समझ में आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरे फैक्टर्स को समझकर आप आसानी से बता सकते हो कि वो कब सॉलिड होगा, कब लिक्विड होगा, फॉर्मिक एसिड के अलग केसेस हैं। ये सारी चीजें आप समझ सकते हो। यानी कि किसी भी अ, उसके रिएक्शन के लिए आपको क्या होगा, एटम और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझना होगा और उसकी रिएक्टिविटी को समझना होगा। स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के आधार पर आप न केवल उसके केमिकल रिएक्शन, बल्कि उसके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को भी, उसके फेज को भी, वो सॉल्ट के फॉर्म में होगा कि लिक्विड के फॉर्म में होगा। इवन कि आप प्योरिफिकेशन भी करते हो, जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन या दूसरे कॉलम करते हो, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं उसका स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी क्या है और किसके साथ उसका रिएक्शन कराया जा रहा है। तो दोनों के स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के आधार पर हम आसानी से केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, स्क्रीन पर दिख रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतना तो मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स बनता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन की एक आप इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता रहता है। जब दूसरा मॉलिक्यूल्स आता है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। अब दोनों के बीच अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अगर होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब उस रिएक्शन को पॉसिबल होने के लिए क्या करना होगा, उस रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए आपको जो कंडीशन करनी होगी वो क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर आप लगा दीजिए, बाहर से आप उसको एनर्जी दीजिए जो इस रिपल्सन को ओवरकम कर जाए। इस रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पॉसिबल है। दूसरा, आप ऐसी कंडीशन क्रिएट कीजिए उनके बीच मालिकुलर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो जाए। आप मालिकुलर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन है कि उनकी फेज एक जैसी होनी चाहिए, और अगली कंडीशन है कि उनके बीच होमो यानी कि
हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है और लोअर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है उनके बीच गैप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने का पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और उनके बीच रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म आपने ड्रा किया होगा, एक कुछ नहीं होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का एक रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका होता है हमें समझने के लिए। रिएक्शन कब होते हैं? रिएक्शन होने के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? तो रिएक्शन होने के लिए कंडीशन यही होनी चाहिए कि पहला कंडीशन कि उनके बीच जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है उसको ओवरकम किया जाए। किसके द्वारा ओवरकम किया जाएगा? वो ओवरकम किया जाएगा, उनके बीच इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बढ़ाया जाए, उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ाया जाए। दूसरा कंडीशन है कि उनके बीच ओवरलैपिंग कराई जाए, उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी होमो और LUMO के बीच ओवरलैपिंग कराई जाए। तो होमो और LUMO के बीच ओवरलैपिंग कब कराई जाएगी? जब होमो की एनर्जी, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ाई जाए और LUMO की एनर्जी को और कम कर दिया जाए। जितना कम एनर्जी डिफरेंस होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, फ्लो होगा और ओवरलैपिंग अच्छे से होगी और उस कंडीशन में हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? आपने सुना होगा, इसके बारे में सुना होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग ग्रुप को, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाले, उनको पसंद करने वाले ग्रुप्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इनके बीच एक वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इनके इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है या तो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल के लिए कंडीशन क्या क्या है उस कंडीशन को आप समझिए। उसके लिए अगर कंडीशन की हम बात करें, पहला होता है लोन पेयर होना चाहिए, जैसे अमोनिया का केस हो गया। दूसरा होता है उनके पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए, मैं अभी बता रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता रहा हूँ। तीसरा होना चाहिए अगर उनके पास डबल बॉन्ड है तो वो भी क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और दूसरा होता है कि मेटल के बगल में अगर कोई भी अगर सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स से जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में वो जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। निगेटिव चार्ज कहीं पर है किसी स्पीसीज पर, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो पहला है कि वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, जैसे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसके अलावा अगर कोई भी एक ग्रुप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा? ये जो पोजीशन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अगली कंडीशन की बात करेगा, अगर कोई भी सिग्मा बॉन्ड है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी किस तरीके से आपका बिहेव करेगा? उस समय ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप पढ़ते हैं कि ओवरऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है सेम होता है, सेम ऐसे ही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। जितना भी अगर रिएक्टेंट का ओवरऑल जो चार्ज होगा वही प्रोडक्ट का भी चार्ज होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एक कन्वर्सेशन ऑफ मास होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जैसे होता है वैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए भी होता है, कोई भी चार्ज में चेंजेस नहीं होते हैं। दोस्तों ये हमारा रहा बहुत ही बेसिक आइडिया है अबाउट केमिकल रिएक्शन, उनके कुछ बेसिक, शायद इसमें ढेर सारी चीजें आपको नया जानने को मिला होगा। मेरी कोशिश थी कि आपको कुछ नया इसमें आपके सामने बताया जाए। तो हमेशा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के होते हैं वो चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं, कंजर्वेशन होता है, कोई भी चेंजेस उसमें अलग से नहीं होता है। हमने ये भी समझा होमोलिमो की एनर्जी, अगर एनर्जी गैप अगर कम से कम होगा उनके बीच ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होगी। हमने सबसे अच्छे तरीके से समझा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में समझा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उनके बीच नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। डबल बॉन्ड अगर कहीं भी है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, अगर
कोई भी सिग्मा बॉन्ड है लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो कहीं भी वैकेंट ऑर्बिटल्स हो या तो पॉजिटिव चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ काम करेंगे। डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रो निगेटिव एटम यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अगर सिग्मा बॉन्ड है लेकिन वह किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो सिग्मा बॉन्ड हमारा किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। दोस्तों हम इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में एक अपने एपिसोड चर्चा आपके साथ लेकर आने वाले हैं, और तब तक आप मेरे इस वीडियो का आनंद लीजिए। इसमें कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई चीज आपको टॉपिक पर डिस्कशन करना है, तो आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। आप किसी टॉपिक पर आपको एक्सपर्टाइज है तो वो भी आप अपनी जानकारी हमें शेयर कर सकते हैं, या किसी टॉपिक पर आपको हमसे जानकारी चाहिए तो उस पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे।